सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी विमर्श में कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का जो पहला पाठ है, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से उद्धृत है। चलिए आज इसके बारे में हम जानेंगे। इसका यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे कि यह गीत जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, यह आज इसके बारे में जानेंगे। गीत का जो कविता है, जो गीत है, गीत का शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से अवतरित है। इसके जो रचयिता हैं वे हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो चलिए अभी सीधे चलते हैं प्रकरण की ओर और इस गीत का हम यहाँ पर आदर्श पाठ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रकरण की तरफ और इसका आदर्श पाठ करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो पहला पद्यांश था, अब दूसरा पद्यांश देखिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और जो अंतिम पद्यांश है इस गीत का, इस कविता का, वह है मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, उर में भरता विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर देखिएंगे हम, यहाँ पर जो शीर्षक है उसके बारे में देखेंगे कि जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह शीर्षक यहाँ पर समय की गतिशीलता को बता रहा है। तो सबसे पहले हम आइए चलते हैं इस प्रकरण के, इस कविता पर आधारित जो कठिन शब्द हैं इस कविता पर, इसके अर्थ सबसे पहले हम जान लेते हैं, तदुपरांत हम इसकी व्याख्या पर जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर है पथ। पथ का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग, और दिन का पंथी, दिन का पंथी, पंथी का होता है राहगीर, राह चलने वाला। और जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है क्या हुआ है, जल्दी जल्दी की पुनरुक्ति हुई है। जल्दी जल्दी यानी शीघ्र ही। प्रत्याशा, प्रतिधन आशा, प्रतिधन आशा यानी जब हम किसी के प्रति कोई आस या उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, और किसी के प्रति जब हम कोई उम्मीद लगाते हैं तो उसको प्रत्याशा कहते हैं। नीड़ कहते हैं घोंसले को, पर कहते हैं पंख को, और अब आगे इसमें देखेंगे हम विकल, व्याकुल, हित, लिए, शिथिल, मंद, ढीला ढाला, और उर हृदय, विह्वलता, व्याकुलता। तो यहाँ पर जो है इतने कठिन शब्द हैं, और जो अतिरिक्त कठिन शब्द हमारे इसमें हैं पाठ में, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ये शब्द भी हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट अवश्य लीजिएगा। अब सीधा चलते हैं प्रकरण की ओर। प्रकरण पर जाने से पूर्व मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। जो ये शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आप देखेंगे इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इससे पूर्व जो हमने एक प्रकरण हमारे हिंदी विमर्श के YouTube चैनल पर उपलब्ध है, विराम चिन्ह, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो अवश्य उसको देखें, तब हमको पता चलेगा कि विराम चिन्ह का कोई भी कविता हो, कोई लेख हो, उसमें कितना महत्व होता है। तो जो विराम चिन्हों का हमारा प्रकरण था, तो उसको आप अवश्य देखेंगे, और अवश्य जिन साथियों ने नहीं देखा उसे अवश्य देखें, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि विराम चिन्हों का क्या महत्व है। इस जो कविता है, ये जो गीत है, इसमें बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये देखेंगे यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखेंगे हम ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और ये देखेंगे जल्दी जल्दी में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर द्वंद्व समास होता है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, वहाँ पर जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। फिर देखेंगे विस्मयादि चिन्ह, बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, फिर यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, फिर यहाँ पर देखेंगे अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, फिर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखेंगे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है,
फिर वहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना। यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, ये अल्प विराम का प्रयोग, फिर यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग, यहाँ पर देखेंगे योजक चिन्ह का प्रयोग। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो है ये इन विराम चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। खासकर हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, यह इस कविता की संप्रेषणीयता को बढ़ाता है, जो उसकी जो बोधगम्यता है उसको बढ़ाता है। तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह देखेंगे कितना सारगर्भित है, इस कविता में हमको पता चल जाएगा। तो आइए सीधे सबसे पहले हम ये देखते हैं शीर्षक में, ये जल्दी जल्दी है। देखेंगे इसी से पता चल रहा है कि कोई बात में क्या हो रही है, जल्दीबाजी हो रही है, यानी शीघ्रता हो रही है, कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इस कविता में कवि के द्वारा हमें समय की गतिशीलता बताई गई है, किस तरह जो एक समय का महत्व है और समय के साथ हम सभी को कदम काल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कवि हमें संदेश देता है इस कविता के माध्यम से कि हमारे जो जीवन रूपी दिन है हमारा, एक न एक दिन उसकी शाम हो जाएगी और हमारे पास एक निश्चित समय है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 साल ही हम लोग जीते हैं, तो औसत आयु तो 70-80 साल ही है आजकल के हिसाब से। तो 70-80 साल जो है हमारे पास इतना अत्यल्प समय होता है, जब हमको अपने सारे जीवन में जितनी भी हमारी उम्मीदें होती हैं, हमारी आशाएं होती हैं, हमारी आकांक्षाएं होती हैं, इसी समय में हमको उसको पूरा करना होता है। कवि यहाँ पर हमें समय की गतिशीलता बताते हुए कह रहे हैं कि किस तरह से जो है हमें समय के साथ कदम ताल करते हुए और समयबद्ध अपने कार्य संपादित करने चाहिए, अन्यथा जो है बाद में हमें केवल पछतावा ही हाथ लगता है। कब न जाने कब हमारे जीवन रूपी दिन की शाम हो जाए, यह बात कवि हमें इस कविता में बताते हैं। तो चलिए सीधे पहले पद्यांश में चलते हैं और इसकी व्याख्या हम यहाँ पर जानेंगे, साथ ही विस्मयादिबोधक चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम समय का प्रत्येक प्राणी के लिए, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह हमारे जीव जंतु हों, संसार में जितने भी पशु पक्षी हों, उन सब के लिए समय का अपना महत्व है। सभी समय के अनुसार चलते हैं। ये संसार जो है समय के पल पल बदलता रहता है और समय के हिसाब से यह संसार गतिमान है। जो समय के हिसाब से गतिमान नहीं होता वह बहुत पीछे छूट जाता है, पिछड़ जाता है। तो पहला पद्यांश जो है हमारा, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। जो पथिक है, जो राहगीर है, जो रास्ते चल रहा है, सुबह से चलता जा रहा है, वह सोच रहा है हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में रात न हो जाए, और मंजिल भी तो दूर नहीं, क्योंकि उसको मंजिल बहुत समीप दिखाई देती है, मंजिल उसको बहुत पास दिखाई देती है। और वह दिन का पंथी सोचता है कि हो जाए न पथ में रात, कहीं कहीं रास्ते में मुझे रात न हो जाए, और हो सकता है मुझे यहीं आधा रास्ते में ही विश्राम क्यों करना पड़े। तो बहुत सारी कठिनाई रात्रि को उसको हो सकती हैं। तो उसको अपनी मंजिल जो है समीप दिखाई देती है, और मंजिल को समीप देख करके उसके मन में विचार आता है कि कहीं रास्ते में मुझे रात ना हो जाए, और मंजिल बहुत पास है। जैसे ही हमको अपनी मंजिल दिखने लगती है, हमारे भीतर उत्साह का संचार होता है और हम दुगनी उस ऊर्जा के साथ उस मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसको जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं। यही यहाँ पर पंथी सोच रहा है। यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यहाँ पर निर्देशक चिन्ह है, ये देखिए कौन सोच रहा है, निर्देशक चिन्ह यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है कि ये दिन का पंथी सोच रहा है ना। यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन का पंथी दिन भर जो चल रहा है, थका हुआ है, दिन भर यात्रा कर रहा है, दूर जा रहा है और उसको अपनी मंजिल भी निकट लग रही है, तो यह सोच दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। क्या सोच करके चल रहा है वह दिन का पंथी जल्दी जल्दी? यह सोचकर चल रहा है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए, और मंजिल बहुत निकट है, मंजिल को बहुत पास है, और रास्ते में अगर रात हो जाएगी तो मैं मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए उसके पैरों में क्या आ जाती है, गतिशीलता आ जाती है, और वह जल्दी जल्दी चलने लगता है ना। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह समय, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय के लिए प्रकट करने के लिए किया गया कि समय किस तरह से जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, यानी समय कैसे जो है
जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है, ये समय का पता ही नहीं चल रहा है। हैं समय जो कर्तव्यपरायण कर्मठ लोग होते हैं ना, समय उनके लिए बहुमूल्य होता है, वह एक एक पल का सदुपयोग करना चाहते हैं। उनके लिए तो समय दिन का पता ही नहीं चलता कि कब दिन व्यतीत हो गया, और जो अपने समय को यूं ही गंवाते हैं तो उनको पछतावे के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। तो अगला जो पद्यांश है वह है पशु पक्षी। जो पक्षी हैं हमारे, वे भी समय के अनुसार चलते हैं। पक्षी क्या होते हैं, जैसे दिन सुबह सुबह सूर्योदय होता है, प्रातःकाल होती है, तो पक्षी भी अपने घरौंदों से बहुत दूर जो है कई मील दूर तक निकल जाते हैं। जो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारे स्थानीय रहते हैं, आसपास ही से दाना चुगते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत दूर भोजन की तलाश में निकल जाते हैं और उनको वापस आने में शाम होने लगती है। तो वे पक्षी, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, किसी के प्रति बच्चे उम्मीद लगा रहे हैं, और वो बच्चे कहाँ हैं, नीड़ों पर। नीड़ यानी घोंसलों में। वो घोंसलों में जो पक्षी, चिड़िया के जो बच्चे हैं, वो घोंसलों में से झांक रहे हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। किसके बच्चे, चिड़िया के बच्चे। चिड़िया के बच्चे क्या कर रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे, और किस बात की प्रत्याशा में हैं कि हमारी माँ आएगी और हमें दाना खिलाएगी। वो बच्चे चींची चींची कर रहे हैं, अपने घोंसले से आवाज़ कर रहे हैं, और ऐसे ऊपर की तरफ जो है ध्यान देख करके कि अपनी माँ की प्रत्याशा में कि चिड़िया आएगी और अपने बच्चों को दाना खिलाएगी। तो वो बच्चे जो है उस नीड़ से, उन घोंसले से क्या कर रहे हैं, अपनी माँ की प्रत्याशा में हैं कि कब हमारी माँ आएगी और हमारे लिए दाना खिलाएगी। यह प्रश्न इसमें बनेगा कि बच्चे किस बात की प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। बच्चे इस बात की प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे हैं कि हमारी माँ आएगी और हमें दाना खिलाएगी। तो ये जो है, यहाँ ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जैसे ही पक्षी को ये ध्यान आता है, यहाँ पर ऊपर देखेंगे, यहाँ पर पंथी को ध्यान आ रहा था कि रही रास्ते में रात न हो जाए और मंजिल भी निकट है, तो वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। यहाँ पर पक्षी को ध्यान आता है। जैसे पक्षी को अचानक ध्यान आता है, उसके परों में, यहाँ पर इसके तो पंथी के पैरों में गतिशीलता होती है, और यहाँ पक्षी यानी चिड़िया के परों में गतिशीलता भर जाती है। यहाँ ध्यान, जैसे ही उस चिड़िया को ध्यान आता है कि मेरे घोंसले में तो मेरे बच्चे भी हैं, और वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे बच्चे कि हमारी माँ आएगी और हमारे दाना खिलाएगी। रात होने को है, तो पक्षी क्या करता है, जैसे पक्षी को ये ध्यान आता है, उस जो उड़ रहा होता है वो मंद गति से, तो वह उसके परों में क्या आ जाती है, अचानक चंचलता आ जाती है। और जैसे पक्षी जितनी जल्दी से अपने पर काटता है हवा में, उतनी जल्दी वह, उतनी तेज़ गति के साथ वह उड़ता है। तो पक्षी के परों में चंचलता कौन लाता है, वह समय ही लाता है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि समय सबको गतिशील कर रहा है, समय सबको गतिमान कर रहा है। ये समय की खूबी है, समय का गुण है कि वह सबको गतिशील बनाए रखता है। समय निरंतर प्राणी जगत को, जो जिसके अंदर जीवन है, उसको वह सबको गतिशील बनाए रखता है। यहाँ पर पक्षी भी उस समय के अनुसार गतिशील हो रहा है। समय के अनुसार गतिशीलता, वो चंचलता चिड़िया के पंखों में भी आ जाती है। जैसे उसको अपने बच्चों का ध्यान आता है, उसके परों में चंचलता आ जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग उस समय के जल्दी बीतने पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है कि विस्मय प्रकट हो रहा है कि यह समय कितनी जल्दी जल्दी ढल रहा है। यहाँ पर देखेंगे, ये दिन का पंथी था, तो दिन का पंथी में क्या है, रूपक अलंकार है। अभी यहाँ पर जल्दी जल्दी के बारे में देखेंगे। जल्दी जल्दी में क्या है, जल्दी जल्दी यानी एक के बाद एक क्या हो रही है, यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, ये दोबारा कहा जा रहा है। तो जहाँ पर कोई शब्द लगातार दो बार आए, बीच में योजक चिन्ह हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः धन उक्ति, दोबारा कहना। तो यहाँ पर दो बार कहा गया जल्दी जल्दी। तो ये जल्दी जल्दी क्या है, समय की गतिशीलता को बता रहा है। कविता में समय की गतिशीलता, समय की विशेषता का पता चल रहा है कि समय क्या है, वह गतिशील है, वह जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। तो यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है,
समय क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। और यह समय कितनी जल्दी बीत रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो जो चिड़िया है उसके परों में चंचलता आ जाती है, जैसे उसे अपने बच्चों का ध्यान आता है और वह जल्दी जल्दी अपने परों को चला करके हवा में काट करके जल्दी जल्दी जो है उड़ करके अपने बच्चों तक पहुंच जाना चाहती है, क्योंकि घोंसले में उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे पंथी को मंजिल दिख रही थी, तो इसलिए वह जल्दी जल्दी चलता है। यहाँ पर चिड़ियों को ध्यान आता है अपने बच्चों का, तो वह चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ करके अपने बच्चों तक पहुँच जाना चाहती है। और इसका अंतिम पद्यांश है, उसमें देखेंगे हम। इन दोनों के बारे में तो हमने देख लिया, चिड़िया और उस पंथी के बारे में। जो दिन का पंथी है लगातार चल रहा है, यहाँ पर पक्षी भी दिन भर जो है भोजन की तलाश में बाहर मीलों दूर उड़े जा रहे हैं और मीलों दूर जो गए हैं दिन पक्षी, और वो सांझ होने पर, शाम होने पर घर लौट रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो अपने घर लौटना चाहते हैं। यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पर जो अंतिम पद्यांश है उसमें उस राहगीर, उस मनुष्य के बारे में बताया गया है जो अकेला है, जो अकेलेपन का दंश झेल रहा है, जो एकाकी है यानी अकेला है। और वह अकेला मनुष्य क्या होता है, उसे के लिए रात काटनी मुश्किल हो जाती है, उसके लिए समय काटना मुश्किल हो जाता है। खास करके रात्रि का समय जो होता है, वह सोचता है किस तरह से जो है दिन में ही दिन हो जाती, और दिन में तो समय इधर उधर व्यतीत हो जाता है, किसी न किसी तरह से इंसान का समय इधर उधर जो है व्यतीत हो जाता है। लेकिन रात काटनी हुई है काफ़ी मुश्किल हो जाती है, जो एकाकीपन वाली स्थिति होती है। तो वह एकाकीपन और उस अकेलेपन के दंश को इस अंतिम पद्यांश में दर्शाया गया है। देखिए, वह राहगीर, एक राहगीर तो ये था जो जल्दी जल्दी घर जाना चाहता है, उसे मंजिल दिखाई दे रही है और वह उसके पैरों में गतिशीलता आ जाती है। एक राहगीर ये है, वह सोच रहा है जैसे जो है घर सांझ हुए, वो घर की तरफ प्रस्थान कर रहा है अपनी मंजिल की तरफ। उसको लग रहा है, वह आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, दो प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न उसके मन में आ रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल। यहाँ पर देखेंगे, ये तो जल्दी जल्दी अपने मंजिल तक पहुँच जाना चाह रहा था पंथी, और पक्षी भी, पक्षी को मिलने के लिए कौन व्याकुल थे, उस चिड़िया को जो दूर दाना चुगने जा रखी है, उस चिड़िया को मिलने के लिए कौन व्याकुल थे, उसके बच्चे। लेकिन यहाँ पर ये राहगीर, ये एकाकीपन की स्थिति झेलने वाला मनुष्य, ये राहगीर, ये क्या है, अकेला है। ये अकेलेपन का दंश झेल रहा है और उसका घर में कोई नहीं है जो उसको मिलने के लिए व्याकुल हो रहा होगा। इसलिए जो है ये यहाँ पर ये राहगीर कह रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कौन मेरे लिए बेचैन हो रहा है घर में। मेरे लिए घर में कोई व्याकुल नहीं है, मैं आराम से जाऊंगा। मुझसे मिलने को कौन व्याकुल विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यहाँ पर पक्षी तो अपने बच्चों के लिए चंचलता ला रही है अपने परों में, कि जल्दी जल्दी घर पहुँचना चाहती है पक्षी यहाँ पर चिड़िया जल्दी जल्दी जो है अपने बच्चों तक पहुँच जाना चाहती है, इसलिए उसके परों में चंचलता आती है। यहाँ पर पंथी भी जल्दी जल्दी मंजिल तक पहुँच जाना चाहता है, इसलिए उसके पैरों में गतिशीलता आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये राहगीर है जो अकेला है, एकाकीपन का दंश झेल रहा है। वह सोच रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे लिए कौन व्याकुल हो रहा है, और मैं हूँ किसके हित चंचल। हित मतलब लिए, मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए जल्दी जल्दी घर जाऊँ, मैं किसके लिए चंचल हूँ, मुझसे मिलने वाला कोई है ही नहीं। तो देखिए, जब एकाकीपन की स्थिति होती है ना, इंसान बहुत, जो अकेलेपन का दंश झेलता है, इंसान बहुत मायूस हो जाता है, उसके अंदर व्याकुलता भर जाती है। तो राहगीर सोच रहा है, यहाँ पर कवि स्वयं के लिए भी ये बात कह रहा है कि जब वृद्धावस्था की स्थिति में पहुँच जाता है इंसान, तो अक्सर उसे अकेलेपन का दंश झेलना पड़ता है। तो वही अकेलेपन का दंश है, जब जीवन रूपी
दिन की शाम होने को होती है, यानी अब मनुष्य मरणासन अवस्था की तरफ होती है, वृद्धावस्था की तरफ रहता है। जब उसको जरावस्था में बहुत पहुंच जाता है तब वह स्थिति होती है, वो एकाकीपन की स्थिति, मुझसे मिलने को कौन विकल्प। तब बुढ़ापा आ जाता है इंसान को और रात काटनी बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे वृद्ध जन हैं, बूढ़े जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनको रात को नींद भी नहीं आती है। वो दिन में तो खूब खुश रहते हैं, रात को करवट लेते रहते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। वो सोचते हैं कि दिन ही अच्छा है, दिन में इधर उधर गप लगाई, यहाँ गए उसके घर में गए, इधर बैठे उधर बैठे, दिन में जो है समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन रात काटनी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे ये राहगीर है जो सोच रहा है मुझसे मिलने को कौन भी कल, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए जल्दी जल्दी जाऊँ, किसके लिए चंचलता भरूँ अपने पैरों में। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये जो दो प्रश्न हैं वो जैसे ही उस राहगीर को ये ध्यान आता है कि मेरे लिए घर में कोई मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, मैं किसके लिए चंचल हूँ, जैसे उसे ये बात, ये दोनों प्रश्न ध्यान आते हैं, ये प्रश्न जो है उसके पदों में शिथिल कर देता, उसके पदों को क्या कर देता है, ये कर देते हैं ये दोनों प्रश्न। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पदों में तो आ जाती है शिथिलता। ये देखो यहाँ पर पक्षी के परों में, चिड़िया के परों में चंचलता आ रही थी, यहाँ पर राहगीर के पदों में गतिशीलता आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ठीक विपरीत होता है। जैसे उसको प्रश्न ध्यान आते हैं उस राहगीर को जो एकाकीपन का दंश झेल रहा है और घर जाना चाहता है, जैसे उसके मन में ये प्रश्न आते हैं दोनों कि मुझको मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, मेरे लिए कोई व्याकुल नहीं हो रहा है और मैं किसके लिए चंचलता भरूँ अपने पदों में। जैसे उसके मन में ये प्रश्न आते हैं कि मैं किसके लिए चंचल हूँ, उसके पदों में क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। वह धीमे धीमे चलने लगता है। पहले तो वह थोड़ा सा शीघ्र जल्दी जल्दी भी चल भी रहा होगा, जैसे उसके मन में ये बातें आती हैं वह व्याकुल हो जाता है। और ये दो प्रश्न जो है उस मनुष्य को, उस एकाकी जीवन जी रहे इंसान को, उस राहगीर को उसके पदों में शिथिलता आ जाती है, वह धीरे धीरे चलने लगता है। वह सोचता है कि जितनी देर में मैं घर पहुंचूंगा, यानी जैसे आजकल जो है गर्मियों के मौसम में 7:30-8 बजे जो है 7:30 बजे रात हो रही है, 7:30 बजे, तो वह सोचता है मैं 9 बजे तक अगर घर पहुंचूंगा तो कम से कम 2 घंटे मुझे जो है रात को कम काटने पड़ेंगे। यानी वो आराम से जाना चाहता है ताकि जो है रात्रि का समय किसी तरह से जो है व्यतीत हो जाए। तो वह उसके पदों में क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है और भरता उर में विह्वलता है। ये प्रश्न उसके उर में, उसके हृदय को में व्याकुलता भर देते हैं। विह्वलता मतलब व्याकुलता। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ता प्रत्यय है, विह्वल, विह्वल, ह पर क्या है, वो है विह्वल, ह में अ नहीं बोलेंगे, विह्वलता। विह्वलता का मतलब व्याकुलता। ये जो ता प्रत्यय होता है, ये ता प्रत्यय यहाँ पर लगा है, ये भाववाचक बनाने के लिए है। जैसे महान क्या है, गुण है, और उसको महान का क्या बनाएंगे हम, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होंगे, महान, दंता, महानता। तो ता प्रत्यय हमेशा भाववाचक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब हम देखेंगे तो उस इंसान के, उस राहगीर के उर में क्या भर देता है, ये प्रश्न क्या भर देते हैं, विह्वलता भर देते हैं, यानी व्याकुल कर देते हैं उसके उर को, उर यानी हृदय को। तो उस राहगीर का हृदय व्याकुल हो जाता है, वह बेचैन हो जाता है। क्यों होता है बेचैन, क्योंकि उसको मिलने के लिए घर में कोई भी है नहीं, वह अकेला है और उसको अकेले में ही पूरी रात काटनी पड़ेगी। पूरा समय उसके लिए जो है व्यतीत करना मुश्किल हो जा रहा है। ये देखिए, इनके लिए तो समय कम पड़ जा रहा है, हैं, और इनके लिए जो है समय जो है अझेल हो रहा है। तो ये स्थिति होती है समय की। तो प्रत्येक मनुष्य के लिए समय का अपना अपना महत्व है। प्रत्येक प्राणी के लिए ये समय जो है सबको गतिशील रखता है। देखेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर जो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह दुख प्रकट करने के लिए हुआ है। यहाँ पर देखेंगे भरता उर में विह्वलता है। तो उर जब व्याकुलता हो रही है तो व्याकुल हो रहा ना, आदमी दुखी हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है दुख प्रकट करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, हैं, देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे हम
यहाँ ध्यान पर्वों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। आश्चर्य प्रकट हो रहा है, कितनी चंचलता आ जा रही है। तो देखेंगे यहाँ ध्यान पर्वों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। ये देखेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, इन दोनों में विस्मय प्रकट करने के लिए, इसमें दुख प्रकट करने के लिए। तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का इतना महत्व है, कभी इस पर हम अलग सा प्रकरण बनाएंगे, बहुत सटीक प्रकरण हम बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का देखिए, यहाँ पर दुख प्रकट करने के लिए है। तो राहगीर क्या सोच रहा है, मुझसे मिलने को कौन भी कल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल कर देता पद को। यानी जो दो प्रश्न उसके मन में आते हैं, उसके पदों में शिथिलता आ जाती है और उसके हृदय में क्या हो जाती है, व्याकुलता भर जाती है। ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वो सोच रहा है ये दिन क्यों जल्दी जल्दी ढल रहा होगा, क्यों जल्दी जल्दी ढल रहा होगा। मुझे जो है दिन ही अच्छा लगता है, दिन में जो है समय व्यतीत हो जाता है। मैं बाहर जाता हूँ, इधर उधर घूमता फिरता हूँ, किसी तरह से समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन अब मुझे ये दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और अब सांझ होगी, रात होगी और रात मुझे अकेले काटनी पड़ेगी, अकेले ही व्यतीत करनी पड़ेगी। तो ये एकाकीपन का दंश अंतिम पद्यांश में यहाँ पर इसका विवरण, इसके बारे में दिया गया है। अंतिम पद्यांश में इसका विवरण है। तो यहाँ पर देखो दुख प्रकट करने के लिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस कविता में हमने देखा, इस गीत में जो निशानी मंद्रण से लिया गया गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें समय की गतिशीलता बताई गई है और इसमें जो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग है वह बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ है। और अब हम इसमें देखेंगे जो ये जल्दी जल्दी है, इसमें हम इसका जो काव्य सौंदर्य है उसके बारे में हम जानेंगे। अभी तो हमने भाव सौंदर्य देखा कि किस तरह से इससे भाव निकले हैं, वो भाव सौंदर्य हमने देखा। अब हम इसका सौंदर्य देखेंगे। शुरुआत से चलते हैं। यहाँ पर दिन का पंथी है, इसमें रूपा का अलंकार है, दिन का पंथी। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर जल्दी जल्दी शब्द का प्रयोग 5 बार हुआ है इस कविता में, 5 बार। ये देखेंगे 1, 2, 3 और शीर्षक सहित 4 और ये शीर्षक सहित 5, शीर्षक सहित 5 बार इसमें प्रयोग हुआ है। तो जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी शब्द की पुनरावृत्ति क्या हो रही है, यहाँ पर समय की गतिशीलता को बता रही है इस कविता। जल्दी जल्दी शब्द के प्रयोग की पुनरावृत्ति क्या है, कविता में किस विशेषता का पता चल रहा है, प्रश्न भी बनेगा। जल्दी जल्दी शब्द की पुनरावृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चल रहा है, यानी समय की गतिशीलता बताई जा रही है इस जल्दी जल्दी वाले शब्द से। जल्दी जल्दी समय क्यों है, उसका पहिया नहीं रुकता है, वो सतत गतिमान है। प्रातःकाल होगा तो दिन होगा, दिन के बाद सांझ होगी, सांझ के बाद रात होगी। इस तरह से जो है ये चक्र 24 घंटे में चक्र चलता रहता है। 24 घंटा जो है ये सुई जो है, जो ये देखेंगे आप, जो घड़ी में जो है सेकंड की सुई आप देखेंगे ये सतत चल रही है और जो है मिनट और घंटे की सुई जो है इसमें सतत गतिमान है। समय जो है किसी का इंतजार नहीं करता हुआ हमेशा गतिशील रहता है। उसी गतिशीलता को बताने के लिए जल्दी जल्दी शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और जल्दी जल्दी में क्या है, पुनरुक्ति है, पुनः उक्ति। 2 बार कहा गया ना, 1 और 1 2, 2 बार दोबारा कहना, किसी चीज़ को दोबारा कहना। जहाँ पर किसी चीज़ को दोबारा कहा जाता है, बीच में योजक चिन्ह होता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनः उक्ति, पुनः धन उक्ति, पुनः धन उक्ति। देखेंगे ये पुनः धन उक्ति, धन प्रकाश। देखेंगे हम पुनः, तो ये जो विसर्ग संधि है धन उक्ति में है। यहाँ पर जो विसर्ग है ये जब ऊ के साथ जुड़ेगा, तो विसर्ग जब आगे ये स्वर ऊ के साथ जुड़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, र बन जाएगा, र। तो र में जब ऊ जुड़ेगा तो रू हो जाएगा यहाँ। पुनः धन उक्ति, पुनः मतलब दोबारा, उक्त मतलब कथन, प्रकाश मतलब सामने लाना है। कोई भी कथन दोबारा कह करके सामने लाना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति क्या हो रही है, यहाँ पर लगातार हो रही है, दोबारा एक साथ, एक के बाद एक क्रमशः हो रही है। पुनः उक्ति, दोबारा कहना और उसको प्रकाशित करना, प्रकाश में लाना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। और पूरी कविता में क्या है, अंत्यानुप्रास है। जो अनुप्रास अलंकार, अनुकौन मतलब बार बार, प्रास मतलब रखना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अंत्यानुप्रास है।
ये अनुप्रास अलंकार का भेद है। अंत्यानुप्रास, अंत्य मतलब अंत में जहाँ पर कोई बात बार बार रखी जा रही हो, कोई वर्ण की आवृत्ति जब किसी कविता में, किसी छंद में पंक्ति के अंत में बार बार हो, किसी कविता के पंक्ति के अंत में बार बार हो, किसी कविता में बार बार कोई अंत में जो है कोई वर्ण बार बार आए, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अंत में देखेंगे क्या क्या अंत्यानुप्रास कहाँ पर है, देखेंगे आप लोग। किसी भी पंक्ति में चले जाइए आप, इस कविता के किसी भी पंक्ति में इसका जो अंतिम अक्षर है देखेंगे बार बार आया, ही बार बार आया, दी, फिर दी आया, यहाँ पर हे, फिर हे आया, गे, फिर गे आया, फिर ता आया, फिर हे आया। अब देखेंगे आप, फिर देखेंगे विकल ल यहाँ पर आया, फिर को आया यहाँ पर, फिर हे आया, फिर हे आया। आप देखेंगे इसमें ता आया, फिर इसमें ता आया है। आप देखेंगे इसमें यानी इस पूरी कविता में क्या हो रहा है, अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। यानी अंत में जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है पंक्तियों में, किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए हा ये देखिए बार बार जो है ता और ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जहाँ पर किसी कविता में जिसकी पंक्ति के अंत में कोई वर्ण बार बार आए, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो, उसमें कौन सा अलंकार होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अंत में अनुप्रास बार बार कोई शब्द आ रहा है। और जो इसकी भाषा है वह संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। देखेंगे जैसे ये पंथी है, प्रत्याशा है, विह्वलता है, विकल है, ये क्या है, तत्सम शब्द हैं, संस्कृत से आए हैं। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। और जो इसकी भाषा है वह खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली तत्सम शब्द का, शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य था। तो हमने काव्य सौंदर्य भी जान लिया, भाव सौंदर्य भी जान लिया। तो आपको मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये कविता या प्रकरण कैसा लगा, और आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में रखें। और मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, खासकर जो हमारे कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, जो इस कोविड के महामारी के दौरान जो है उनका शिक्षण कार्य बाधित हुआ है। तो उन तक की वीडियो अवश्य पहुंचाने की कृपा कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।